सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ चुकी है और इस संदर्भ में जो टीचर बनना चाहते हैं या फिर वो जो ऑलरेडी टीचर हैं उनके मन में बहुत सारे प्रश्न जो है अभी भी जो है उनका सलूशन नहीं मिल रहा है। तो मेरी ये कोशिश है कि इस वीडियो के जरिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी सेटिस्फाई हो और जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, वो भी इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो ज्ञान अर्जित करें। इस कोशिश के साथ मैं वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। चलिए बात कर लेता हूं। मेरा ये जो चैनल है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान, ना केवल इतिहास के संदर्भ में बल्कि और जो आपकी ज़रूरत होती है उन वीडियो को लगातार जो है भेजता है। और मेरा ये आपसे अनुरोध कि मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। चलिए बात कर लेते हैं। जब भी कोई कमीशन आता है या जब भी कोई जो एजुकेशन पॉलिसी आती है उसके संदर्भ में ये जानना कि कितनी अच्छी है कितनी बुरी, उसके लिए इतिहास को खंगालना बहुत ज़रूरी है। इस संदर्भ में मैं शुरुआत, क्योंकि आपको मालूम है भारत में अगर शुरुआत हुई और वो भी ब्रिटिश सरकार में, तो सर्वप्रथम जो नाम आता है वो मैकाले का आता है। लेकिन बहुत कम जानते होंगे कि मैकाले को जो है वो फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। उसका दूसरा भी एक पहलू है। एक ही पहलू को अगर हम देखेंगे तो पहला पहलू क्या था कि अंग्रेजों ने इसलिए 1835 ईस्वी में जो पैसे लगाए भारतवर्ष में एजुकेशन के ऊपर पहली बार, वो किसके ऊपर लगाए थे? इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, कल्चर के ऊपर, लिटरेचर को। क्यों? क्योंकि उनको जो है ऐसे भारतीयों की आवश्यकता थी जो देखने में तो भारतीय हैं लेकिन अंदर से किसके? अंग्रेजों के गुलाम बन जाए हमेशा के लिए। तो उस पॉलिसी को लेकर आए थे मैकाले और वो काफ़ी हद तक जो सक्सेस भी हुए। लेकिन इसका दूसरा भी पहलू है कि जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस है, इन सभी ने भी इसी ही पॉलिसी में रहते हुए इसी प्रकार के स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उन्हें अपने भारतवर्ष की आज़ादी के लिए सोचा। तो इसका दूसरा पहलू भी है। अगर उनके पास इंग्लिश लैंग्वेज ना होती तो शायद वो दूसरे विदेशों की जो क्रांतियां उसको ना पढ़ पाते, समझ ना पाते। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर भी उस आंदोलन को शुरू किया। एक और पहलू है कि आज भारतवर्ष में माना जाता है कि 34वें स्थान पे भारतवर्ष है जहाँ पर हम जो है अपनी इसी इंग्लिश लैंग्वेज के कारण जो है वो बाहर विदेशों में जो है वो नौकरियां हासिल कर रहे हैं। 4वां स्थान है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर मैकाले अगर ये 1835 में इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं लेकर आते तो हम जो है ये 4वां स्थान ना होकर चाइना की तरह हालत होती। चाइना ने क्योंकि सबसे बड़ा क्या दिक्कत हुई कि उन्होंने अपनी ही लैंग्वेज को प्रमोट किया। और अलग बात है कि अब चाइना को समझ आने लगी है और वो भी प्रमोट कर रहा है इंग्लिश को और जल्दी ही वो भी पूरे विश्व में छाएगा। तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं दूसरे परिदृश्य में देखना जरूरी है। फिर आता है वुड्स डिस्पैच 1854 में, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। एक बहुत बड़ा चार्ट एजुकेशन के संदर्भ में, इसलिए को मैग्ना चार्ट, लेकिन इसे जो है एक और नाम से भी जाना जाता है। उसके संदर्भ में बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कॉर्नर स्टोन ऑफ द इंडियन एजुकेशन, कि जब हम किसी घर की नींव रखते हैं ना तो कॉर्नर में एक पत्थर रखते हैं। तो वैसा ही इसे भी कहा गया कि इंडियन एजुकेशन की बात होती है तो सबसे पहले वुड्स डिस्पैच ने वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को जो प्राथमिकता दी, वर्नाकुलर स्थानीय भाषाएं। और यही जो है एजुकेशन जो है 2020 भी कर रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही बोल रही है, रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में। तो ये किसने कहा? वुड डिस्पैच ने कहा। इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन और एजुकेशन ऑफ वुमेन, वोकेशनल को 2020 में बहुत स्थान प्राप्त है, बहुत। तो वो बात किसने करी? वुड डिस्पैच ने करी। इंट्रोड्यूस्ड ग्रांट इन एड पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रांट इन एड हो क्या रहा है कि एजुकेशन आज जो है पैसा कमाने का धंधा हो गया। किस वजह से? क्योंकि हमने उनको स्वायत्तता दे रखी है, पूरी तरह से वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ क्या क्या कहा? वुड डिस्पैच ने कहा भी ग्रांट इन एड दी जानी चाहिए। वो पैसा कमाने का धंधा नहीं होना चाहिए एजुकेशन। उसको ग्रांट दीजिए, पैसा दीजिए, चलाने के लिए इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए सरकार देगी, ना कि वो फीस के जरिए पैसा कमाकर जो है इंस्टीट्यूशन स्थापित करेंगे। उससे क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं वो एजुकेशन जो है के लिए क्या करेंगे? पैसा लेंगे उधार और इस प्रकार से अपने जीवन को खत्म करेंगे। तो ऐसा कहा गया कि ग्रांट मिलनी चाहिए। किसने शुरू किया? डिस्पैच ने, या वुड्स डिस्पैच में ये बात कही गई थी। टीचर समय के बदलने के साथ साथ टीचर की ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। क्यों कहा गया? क्योंकि अच्छा टीचर जो है, अच्छा शिक्षक जो है शिष्य तैयार करेगा और वो शिष्य जो है उस देश की तरक्की में हाथ बटाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वुड डिस्पैच का एक और कार्य था कि इसने अपने प्रयत्नों से 1857 जब भारत में जो है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उन दौरान में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में 3 यूनिवर्सिटी जो है स्थापित हुई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कि 3 कमीशन जो है 1947 से पहले जो है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए थे। उनमें पहला आता है इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसे हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। सर विलियम हंटर इसके चेयरमैन थे। ठीक है जी। अब इन्होंने किन चीज़ों के ऊपर जो है बात करी थी? वो था मदर टंग को अडॉप्टेड करना एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, माध्यम का हो शिक्षा देने का। तो मदर टंग जो आज भी जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई वो कह रही है मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज। फिर मॉडल स्कूल भी लेकर आया। स्कॉलरशिप की बात, अवार्ड यहाँ से स्थापित हुए थे। इन्होंने कहा स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। वो बच्चे जो पिछड़े हुए हैं आर्थिक तौर पर, जिनके पास धन नहीं है लेकिन बच्चे बहुत जो है अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, मतलब पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्ट है और लाइक हैं, तो ऐसे बच्चे देश का भविष्य जो है वो तय करते हैं, तो उनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए।
अवार्ड दिए जाने चाहिए उन बच्चों को जो अच्छा करते हैं और वो और भी अच्छा करें, उसके लिए अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन किसने करी थी? जो हंटर कमीशन ने। बात कर लेते हैं लॉर्ड कर्जन की। उन्होंने 1902 ईस्वी में जिस कमीशन की जो है को स्थापित किया था, उसमें सबसे ज़्यादा जो बात की गई थी वो थी ग्रांट देना यूनिवर्सिटीज़ को, ताकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार कर सके, क्योंकि उस समय उनकी स्थिति बहुत खराब थी। फिर बात करते हैं तीसरे कमीशन की, वो था सैडलर कमीशन, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। 1917 में लेकर आए माइकल सैडलर, डॉक्टर माइकल सैडलर। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई थी वो थी कि मुस्लिम लड़कियों के लिए पुराधा स्कूलों की व्यवस्था किया जाना। फिर उसके बाद एक और बात आती है वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, जिसको महात्मा गांधी ने प्रमोट किया था। लेकिन इसकी रिकमेंडेशन किसने करी थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन के, इसके जो कमेटी के चेयरमैन थे। और उन्होंने क्या क्या कहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फीचर्स क्या थे कि इंट्रोड्यूस्ड ऑफ क्राफ्ट इन स्कूल। महात्मा गांधी ने जिस प्रकार से जो है कपड़ा बुनना या चरखा चलाना घर घर के लिए जरूरी आवश्यक समझा था, उसी प्रकार उन्होंने कहा कि भाई क्राफ्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट आपको जो है आपको अपने एजुकेशन स्कूलों में करवाया जाए, ताकि स्वावलंबी बने, बच्चे कुछ सीखें। और आज क्या बोल रही है 2020 इसी चीज़ को कर रही है, वोकेशनल एजुकेशन। फिर आता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात किसने की? सर्वप्रथम वो थे वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन की। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की बनती, के बच्चों को 6 से 14 तक। क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चे किसी भी देश का भविष्य को तय करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट माना गया। और इसलिए और भी चीज़ें कही गई, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर आता है 1947 के बाद जो कमीशन आते हैं, 3 और कमीशन की बात करेंगे, जिसमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 आता है। और इसे लेकर आए थे कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो 1962 से लेकर 67 तक जो है प्रेसिडेंट रहे। और ये प्रेसिडेंट नहीं, इसे प्रेसिडेंट के बनने से पहले जो है एक बहुत बड़े शिक्षक के तौर पर इन्होंने अपना नाम जो है कमाया था। या कहें कि ये वो व्यक्तित्व थे जिन व्यक्तित्व का इतना प्रभाव था कि अंततः सरकार को उनके, वैसे उनकी इच्छा भी थी कि उनका जन्मदिन जो है टीचर डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाए, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि इसे स्वीकार किया गया 1962 से लेकर अब तक जो टीचर डे के तौर पर जो इनका जन्मदिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को। और 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी 2 कोटेशन हमेशा याद रखना, अ लाइफ ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इज पॉसिबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री। याद रखना कितना महत्व दिया गया था टीचर्स के लिए, वो जरूरी है। और यही चीज़ अब 2020 कह रही है, टीचर्स को सेंटर बनाकर। क्या कहा था उन्होंने? सबसे ज़्यादा उन्होंने वर्किंग डे जो निश्चित किए थे कि साल में कितने दिन जो है वो स्कूल जो है लगने ही चाहिए, एजुकेशन मिलनी ही चाहिए 180 दिन की। इसके अलावा उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को जो है एलोकेट किया था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूजीसी जिसकी भूमिका आज तक रही है, इसको एलोकेट करने वाले कौन थे? वो थे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो कमीशन था। फिर बात कर लेते हैं अगला कमीशन, सेकंड कमीशन जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद आया था, वो था मुदालियर कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से 1953 ईस्वी में जो है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के ये आया था। क्या फीचर थे इसके? ये जो कमीशन था ये टेस्ट ऑन साइंस एंड मैथड, इन्होंने कहा अब जो है बच्चों को साइंस और मैथमेटिक्स समय बदल रहा था तो इसकी एजुकेशन मिलनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा देखिए मिड डे मील, जिसकी जो है 1995 ईस्वी में इसको एसेंशियल माना गया और इसको लागू भी किया गया। इसको लेकर कौन आए थे? मुदालियर कमीशन लेकर आए थे। कब? 1953 में। इसके अलावा 3 लैंग्वेज फार्मूला, याद रखना 2020 में 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो शामिल है, इसको लेकर लेने वाले भी कौन थे? मुदालियर। फिर आता है तीसरा कमीशन, वो था कोठारी। हालांकि ये छठा कमीशन माना जाएगा, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद ये तीसरा जो है वो कमीशन था। 1964-66 में लाए थे। चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, याद रखना पूरा नाम था दौलत सिंह कोठारी। और उसमें किसके चेयरमैन थे? यूजीसी के चेयरमैन थे। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इस कमीशन में 5 ऐसे सदस्य थे जो भारतीय नहीं थे, वो फॉरेन के थे। एजुकेटर कौन थे? फॉरेन थे। कौन कहाँ से? यूएसए, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस और जापान। ठीक है, तो महत्व बढ़ जाता है। इस कोठारी कमीशन में जो है पैटर्न 10-2-3 का दिया था, लेकिन इसे राजीव गांधी अपने 82 की जो पॉलिसी में लेकर आए थे। इसके अलावा उन्होंने 6% ऑफ जीडीपी की बात करी थी। क्यों कहा था? क्योंकि जो है ये माना जाता था, ये लोग मानते थे यूएसए, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस और जापान ये विकसित देशों की श्रेणी में है आज। और ये मानते थे कि अगर विकसित देश किसी देश को होना है तो उसे पैसा खर्च करना होगा। उस समय सुझाया था 6% जीडीपी का। और ये बड़ी विडंबना है कि आज भी नई एजुकेशन पर पॉलिसी केवल मात्र 6% को कर रही है, लेकिन हम 6% खर्च करते ही नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एजुकेशन को हम इतना महत्व देते ही नहीं। तो भाई इसकी रिकमेंडेशन, जो कोठारी कमीशन था उसकी रिकमेंडेशन को जो है फुलफिल किया किसने? इंदिरा गांधी उसमें प्रधानमंत्री थे। अपनी जो पहली पॉलिसी लेकर आए थे, कब वो पॉलिसी लेकर आए थे? 1968 में। तो कोठारी कमीशन ने जो बातें कही थी उसकी बहुत सारी चीज़ों को रिकमेंड कर दिया गया था इस पॉलिसी में। क्लियर हो गया? क्या चीज़ें? 3 जो लैंग्वेज फार्मूला था, लेकिन एक चीज़ याद रखना, इसमें जो हिंदी को भी जो है वो ठहरा दिया गया कि हिंदी पढ़ाना ही पड़ेगी। लेकिन दक्षिण भारत के लोगों ने इसका बहुत जो विरोध किया और अंततः इसे वापस लेना पड़ा। रीजनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश ये सुझाया था, और ये बहुत जो है मुश्किलात जो है का समय दौर एजुकेशन में जो है बहुत दिक्कत पड़ी थी। फिर इसके अलावा गर्ल्स हो चाहे ट्राइबल पीपल हो, फिजिकली हैंडीकैप्टेड, उनके बारे में भी ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा जो है स्थान लेकर आई थी।
फिर आता है उनके बेटे राजीव गांधी, वो भी नई पॉलिसी को लेकर था, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। इन्होंने इस पॉलिसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो तबका सबसे पीछे था, जिसको एजुकेशन लेने से भी जो है वो हक नहीं रखा गया था, तो उस SC ST और वुमेन्स की जो है बात जो है इस पॉलिसी में सबसे ज़्यादा की गई और उनको ही टीचर्स के तौर पर भी जो है वो अधिक से अधिक जॉब्स दी जाने की व्यवस्था स्थापित की। इसके अलावा यही नहीं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्राइमरी में लेकर आए थे कौन? राजीव गांधी। इसके अलावा नवोदय विद्यालय जिन्होंने आज जो है एक अच्छा जो मुकाम हासिल किया है, किसकी देन थी? राजीव गांधी जी की। मतलब पॉलिसी कौन थी? 1986 की। इग्नू, वो विद्यार्थी जो अपनी रेगुलर पढ़ाई जारी नहीं कर सकते हैं किसी अभाव के कारण, चाहे वो आर्थिक हो चाहे सोशल हो, तो उनके लिए इग्नू लेकर आए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और घर बैठे ही आप एजुकेशन, अपनी हायर एजुकेशन कर सकते हैं। तो ये भी लेकर आए कौन? हमारे राजीव गांधी। इसके बाद 10+2+3 इस पैटर्न को उन्होंने स्थापित किया अपनी इस एजुकेशन पॉलिसी में। अब आता है इस पॉलिसी को जाकर 1992 ईस्वी में 92 में जो है उस समय कांग्रेस की सरकार थी, PV नरसिम्हा राव उसके में प्रधानमंत्री थे। इस पॉलिसी को थोड़ा अमेंड किया गया, बदलाव किया गया, और सबसे ज़्यादा बदलाव जो किया गया था वो था कि जो इंजीनियरिंग जो परीक्षा थी उसके एग्जाम के संदर्भ में 3 तरह के एग्जाम जो है वो किए गए थे, JEE जो आज भी शामिल है, और इसके अलावा ये 2 एग्जाम स्टेट्स, और तो इस प्रकार से ये ज़्यादा बदलाव इसमें आता है। फिर आता राइट टू एजुकेशन की बात करते, बड़ा इंपॉर्टेंट 2009 ईस्वी में लेकर आए थे राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, और ये जो आर्टिकल था 21A इंक्लूड किया गया था संविधान में। इंपॉर्टेंट है ये। और ये क्या बोलता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का कार्य किसका रहेगा? सरकार का रहेगा। और इसे इंप्लीमेंट किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। और एक और आंकड़ा आता है कि हम ऐसा करने वाले 135वें नंबर में थे। सोचिए 134 से पहले देश और शामिल हो चुके थे, तो कितने लेट हम आए। तो ये बताता है कि हम एजुकेशन के बारे में कितने संजीदा हैं, कितना हम अच्छा सोचते हैं, ये वो स्थान बताता। एक और चीज़ इसमें शामिल की गई थी कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं हो कि केवल जो है एक तरह की क्लास जो है वो पैदा हो जाए, एक तरह की क्लास को ही एडमिशन मिले। इसलिए सरकार ने क्या किया, उनके थोड़ा सा लगाम लगाई और 25% उनको कहा कि 25% जो लोग हैं, जो सीटें हैं वो रिजर्व रखना पड़ेगी। जो लो कैटेगरी, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए आपको रखना पड़ेगी। ये अलग चीज़ है कि मानते हैं या नहीं मानते हैं, या हो रहा है नहीं हो रहा, इंप्लीमेंटेशन की बात है। फिर बात कर लेते हैं अब नई एजुकेशन पॉलिसी की। देखिए पूरा हमने इतिहास पहले पढ़ लिया, अब आप अच्छी तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को संदर्भित या अच्छे बुरे का ज्ञान जो हासिल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले MHRD में जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, वैसे बीजेपी ने इसे जब 2014-15 में अपना जो है, जब ये इलेक्शंस हुए थे उस समय अपना मैनिफेस्टो में लेकर आए थे कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बनाएंगे। और MHRD में उसमें स्मृति ईरानी थे इसके जो है मंत्री, तो उन्होंने कमीशन जो है बिठा दिया था। और लेकिन उसके बाद की जो तैयारी थी, 34 वर्षों के बाद ये कमीशन जो है बनकर आया। इसका इतिहास हम यहाँ जान पाएंगे। लेकिन ये 34 वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात ही हमें ये एजुकेशन पॉलिसी मिल रही है। क्या? NEP 2020। इसमें जो सिद्धांत रखे गए, मोटो रखे गए हैं इस पॉलिसी में, वो है एडुकेट करना, एनकरेज करना और एनलाइटन करना बच्चों को। ये इस सिद्धांत के साथ ये पॉलिसी जो है बनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एम क्या रखा गया है कि ऐसे बच्चे तैयार करना जो 21st सेंचुरी की स्किल भी रखते हों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए 3 पिलर जो निश्चित किए गए। ऐसे बच्चे तभी तैयार होंगे जब ऐसे 3 पिलर से ये एजुकेशन चले। एक तो रिसर्च वर्क उसमें आ जाए, इनोवेशन आए और क्वालिटी आए, जो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बेहतर है ये चीज़ें। वही बात है कि कोई चीज़ आ तो जाती है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है वो देखने वाली बात है। तो ये जो एम है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छी एम को लेकर ये पॉलिसी बनाई गई है। बात कर लेते हैं बैकग्राउंड कि ये पॉलिसी बनाने वाले लोग कौन थे। देखिए जनवरी 2015 मैंने कह दिया, जो स्मृति ईरानी उस समय जो MHRD मिनिस्टर थे, उन्होंने आते ही सबसे पहले कमेटी स्थापित की जो चेयरमैनशिप थी वो था TSR सुब्रमण्यम। लेकिन इन्होंने जो रिकमेंडेशन अक्टूबर 2017 में दी, सबमिट भी करी, उसके ऊपर कुछ नहीं बना, ज़्यादा खास कुछ नहीं हुआ। लेकिन 17 में ही एक नई कमेटी जो स्थापित की गई और इसके चेयरमैन थे फॉर्मर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के जो चीफ थे, जिनका नाम था कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। ठीक है, कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। और देखिए ये स्पेस के चीफ रहे हैं, कितना अलग जो है, एक अलग व्यक्ति जिसकी सोच जो है कुछ अलग थी, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी सोच को बदलते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है खंगाली निकाली, जो एक तरह से इस जो पहले से पॉलिसी आ रही थी उसमें जो खामियां थी उसको उभार पाए। बड़े सक्षम उन्होंने बातें कही हैं इसमें, अगर आप पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या देखा इस पहले की एजुकेशन। मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूँगा कि हर एक पॉलिसी जब बनती है ना, तो अपने हिसाब से सबसे बेस्ट होती है
और मैं ये जरूर कह दूं कि माँ बाप चाहे कोई भी हो वो अपने बच्चों के बारे में सबसे बेस्ट करते हैं, लेकिन ये अलग चीज़ है कि बच्चा जो है जब आगे बढ़ता है तो बोलता है कि आपने मेरे लिए किया क्या, क्योंकि समय इतना बदलता है कि हम पीछे की जो चीज़ें उनको कहते हैं ये तो क्या बेवकूफ़ी वाला डिसीजन थे। तो हमेशा याद रखना जो पीछे वाला एजुकेशन पॉलिसी थी वो अपने मायने में भी बहुत अच्छी थी। ये कहना कि केवल यही पॉलिसी जो है सबसे अच्छी है बिल्कुल गलत रहेगा, तो इस संदर्भ में आपने इसको सोचना है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति आता है जो इसरो का जो है वो क्या था, चीफ था, लेकिन उसने इस पॉलिसी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आया, लेकिन इसके क्रिटिक्स भी हैं, वो भी साथ साथ हम पढ़ते रहेंगे। और इन्होंने इस ड्राफ्ट को जो है वो सबमिट किया 30 मई 2019 को सरकार ने इसे अपनाया। ठीक है, तो याद रखना सही डेट है 30 मई 2019 इसको ड्राफ्ट को जो है वो सबमिट किया गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वो जुलाई 2019 की बात जो है वो आती है। तो 2 मंथ्स गिवन किस लिए, सजेशन के लिए दिए गए थे, मई और जून 2 महीने दिए गए थे, और उसके बाद जुलाई 2019 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था। और माना जाता है उस समय लगभग 2.5 लाख जो है वो, चाहे पंचायत लेवल हो, अर्बन लोकल बॉडीज़ हो या फिर टीचर्स हो, सभी से सुझाव मांगे गए, और इन सुझावों में बहुत सारे सुझाव जो है माने भी गए हैं, ऐसा बड़ा कम देखने में आता है। तो इन सुझावों को जो है इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, ऐसा बोला जाता है। और ये जो ड्राफ्ट है काफ़ी लंबा चौड़ा है, 484 पेजेस का ये दस्तावेज है। और सबसे बड़ा चेंज जो कर दिया गया है वो है कि MHRD, जिसको राजीव गांधी ने जो रखा था अपनी पॉलिसी में, इसे बदल दिया गया है। अब MHRD की जगह क्या बोलेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, शिक्षा मंत्रालय। ये सबसे बड़ा चेंज कर दिया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डिटेल्स में थोड़ा पढ़ लेते हैं। +2 सिस्टम पहले क्या था, हमारा 10th तक होती थी, 6ठी में बच्चा आता, 6 वर्ष का बच्चा आता था और वो 10वीं पास करता था, 10वीं के बाद +1 और +2 करता था, और इस प्रकार से ये सिस्टम चलता था। ठीक है, इसमें एक डिमेरिट्स क्या थी, एक तो सबसे पहले कि बच्चों को एकेडमिक लेवल पर ही स्टडी किया जाता, जज किया जाता था, परफॉर्मेंस देखी जाती थी केवल एकेडमिक, जो उसने चाहे रट्टे से लगाई हो चाहे कैसे की हो, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है एकेडमिक, जो गलत था। लेस अटेंशन टू प्रैक्टिकल नॉलेज, बिल्कुल भी नहीं था प्रैक्टिकल नॉलेज। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल नॉलेज से हम दूर भाग रहे थे इस एजुकेशन पॉलिसी में। स्टूडेंट यूजली मग अप टू गेट मार्क्स एंड एनालिटिकल थिंकिंग इन इज नॉट प्रमोटेड। इसमें अगर हम ये कहें कि एनालिटिक जो थिंकिंग थी बिल्कुल भी नहीं थी भी, लेकिन नहीं भी थी, मग अप करने की व्यवस्था में केवल हम रट्टा लगाएं, नंबर लें और आगे बढ़ें। इसके अलावा और क्या था, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट नहीं थे, 3 स्ट्रीम थी, मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स। ठीक है, और आप इन तीनों में से ही एक को अपनाना पड़ता था, उसमें भी सब्जेक्ट भी आपको जो है, मेडिकल है तो वो डिसाइडेड था आपको ये सब्जेक्ट है, नॉन मेडिकल तो आपको ये डिसाइड है, कॉमर्स है तो आपको ये सब्जेक्ट रखने ही होंगे, कोई चॉइस नहीं थी। क्वालिटी ऑफ टीचर्स की बात जो है कि कहीं कहीं जो है खराब हो रही थी। प्राइवेट स्कूल्स आर मोर क्या थे, इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें क्या हुआ कि प्राइवेट स्कूल ज़्यादा जो है वो भर गए, बच्चे विस्थापित हो गए प्राइवेट्स में, और ओवर क्राउडेड जो क्लासेस हो गई थी, इसके कारण क्या था, हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान देना जो मुश्किल था। अब क्या था, नो ओवरऑल डेवलपमेंट, इस प्रकार से कोई ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें वो नहीं हो रही थी इस सिस्टम में, ये मान रही है सरकार। अब आता है ये जो पॉलिसी लेकर आई है वो है 10+2 की जगह अब होगा 5 जमा 3 जमा 3 जमा 4, 5+3+3+4, 4 पार्ट आ गए हैं। क्या क्या पार्ट, पहला आता है 5 जो आता है वो है फाउंडेशन स्टेज, दूसरा आता है प्री प्रेडेटरी स्टेज, तीसरा आता है मिडिल स्टेज, और चौथा आता है सेकेंडरी स्टेज। यहाँ गलती होगी तो 4 स्टेज आपको याद रखना पड़ेंगे। अब डिटेल में एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले लेते हैं हम जो है फाउंडेशनल स्टेज, नींव, किसी भवन की नींव पर ही वो भवन जो टीका होता है उसकी जो मंजिलें तय करती हैं वो है नींव। नींव अच्छी है तो आप बहुमंजिला उसको इमारत जो है बना सकते हैं। तो यही 2020 भी कह रही है एजुकेशन पॉलिसी। 5 साल का ये जो है पहला जो है वो कोर्स है फाउंडेशन उसमें स्टेज का, जिसमें बच्चा जो है 3 साल के होते ही क्लास में जो है एंटर कर जाएगा, और इसमें जो पास होंगे बच्चे, मतलब जो क्लास जो रहेगी लास्ट के 2 वर्ष जो रहेंगे वो पहली क्लास और दूसरी क्लास रहेगी। 3 साल का जो है वो प्ले वे जो है मेथड रहेगा, बच्चा केवल आएगा, खेलेगा, कूदेगा और घर वापस जाएगा, और प्लस जो आपका पहली और दूसरी है वो भी उसी तरह से निकल जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ जो है वो बच्चों को थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेच दिया जाएगा, पहाड़े या फिर जो है लैंग्वेज का हर एक लेटर जो है सिखाया जाएगा, तो ये थोड़ा सा चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि एग्जाम, नो एग्जाम, पहली और दूसरी में भी कोई एग्जाम नहीं है। तो मतलब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि बच्चा इंटरेस्ट तो आए। हो क्या रहा था कि बच्चा जब 5वीं में जाता था तो बड़े भय के साथ, डर के साथ जाता था, है ना। तो ऐसा अपने इतिहास को, अपने पीछे के अगर आप देखेंगे अपना बचपन, तो सच में डर होता था कि स्कूल जा रहे हैं पता नहीं क्या होगा। लेकिन इस डर को खत्म करने के लिए कि स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी तरह है, मजा लेंगे, बिल्कुल ड्राइंग करेंगे, बच्चा इकट्ठे मिलकर सीखेगा, इंटीग्रेशन होगी, बहुत सारी चीजें, बच्चा जो है स्कूल जाने से डरे नहीं बल्कि सुबह उठे और एकदम से स्कूल भागे। इस पोजीशन को लाने के लिए जो सरकार जब वचनबद्ध है तो 5 साल उसके लिए रखी गई और काफी हैं। और इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो रखा गया वो क्या है कि उनको लैंग्वेज सिखाना।
लैंग्वेज भी कौन, जो अपनी अपनी जो है रीजनल लैंग्वेज है, जो उस एरिया में बोली जाती है। अगर जो है वो तमिलनाडु में है तो तमिल सिखाना, अगर वो पंजाब में तो पंजाबी सिखाना, उसी में भाषा में जो है वो टीचर्स उनको जो टीच करवाएंगे। ठीक है जी, ये इसका जो है वो मकसद। अब इसका जो क्रिटिक्स भी है, ये बोलते हैं कि सरकार ने इसके लिए जो है जिन टीचर्स को जो है मनोनीत कर रहे हैं वो हैं कौन, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जो प्री 3 साल जो पहले के हैं, 1 और 2 के लिए नहीं, जो प्री एजुकेशन के लिए हैं, क्योंकि इसमें भी 2 पार्टीशन है, 3 और जमा 2, मतलब पहले के 3 वर्ष होंगे वो प्री प्राइमरी एजुकेशन होगा, उसके लिए जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। वो प्राइमरी वो लोग जिनकी जो है 10+2 क्वालिफिकेशन है, उनको 6 मंथ का जो है सर्टिफाइड या सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक प्रोग्राम लगाया जाएगा ECC के अधीन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो पहले से ही विद्यमान है। और जिनकी इनसे भी कम एजुकेशन है उनको 1 साल का जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसका कहा जाएगा डिप्लोमा प्रोग्राम, जो उनके लिए लगाया जाएगा, और इस प्रकार से ट्रेन करने के बाद वो शिक्षा देंगे बच्चों को 3 साल की। क्लियर हो गया, ये इसका क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म क्यों, कि क्या वो सक्षम है ऐसा करने के लिए, और ये कहा गया कि वो समय है जब बच्चों को आप बोल रहे हैं कि हमने उनके प्रति जो है स्कूल के प्रति आकर्षण करना है, क्या उसमें वो सक्षम रहेंगे, जिन्होंने कभी कोई किसी प्रकार का टीचर का कोई कोर्स ही नहीं किया हो, कोई BEd डिग्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म। अब बात कर लेते हैं तीसरा, 5 के बाद 3, 5 जमा 3, ये जो 3 है इसको कहा गया है प्रिपरेटरी स्टेज। तैयारी करेंगे किस चीज़ की, चाहे वो एग्जाम हो चाहे दूसरे सब्जेक्ट लेने की तैयारी है, वो यहाँ होगी। क्लास कौन सी रहेगी, तीसरी, चौथी और 5वीं। अब यहाँ पे क्या होगा, जो गेम्स हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन ऐसी गेम जो है होंगी जिससे हम कुछ स्टडी भी कर सकें, और लैंग्वेज सिखाने का काम यहाँ पर जो है वो जारी रहेगा। मदर लैंग्वेज को जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। अगर उत्तर भारत में देखें तो मदर टंग जो हिंदी है तो उसकी बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया जी। तो ये तीसरी की बात है ना। और ये प्ले वे मेथड के साथ ही ज़्यादा जो है ज़्यादा उसमें जो है वो संशय लाने की जो स्किल, जो किसी भी लैंग्वेज, ये बोलता है कि लैंग्वेज जो सिखाई जाएगी, ये माना जाता है कि प्रारंभ के जो 8 साल होते हैं, बच्चा जो है वो उसमें लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज सिखाओ आप, वो सीखता है, जल्दी सीखता है। तो इसको देखते हुए ये जो है प्रिपरेटरी स्टेज में जो है लैंग्वेज के ऊपर भी, और जो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो पठन पाठन की तरफ जो है बच्चों को डाला गया, और एग्जाम भी शुरू कर दिए गए हैं। ठीक है जी। तो इसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात आ रही है। तो 3 फार्मूला लैंग्वेज में अभी हमने की थी बात रीजनल लैंग्वेज, अब आ गया मदर टंग। रीजनल लैंग्वेज की 5वीं तक, और उसके बाद जो है उसको भी रख सकते हैं, नहीं तो मदर टंग में आप जो है शुरू कर सकते हैं 8वीं तक। क्लियर हो गया। अब आता है अगला तीसरा, और वो है मिडिल स्टेज। क्या है, कौन सी क्लास है, 6, 7 और 8। इंडियन लैंग्वेज में आपको जो है एजुकेशन देनी होगी। कंप्यूटर कोडिंग जो है शुरू हो जाएगी 6 से ही। कोडिंग करना मतलब अभी 11वीं 12वीं में सिखाई जाती है, बच्चों को 6 से ही पढ़ाई जाएगी। मतलब ये है कि चाइना की तरह या जापानीज़ की तरह बच्चों को बनाना, कि कम से कम वो अपने छोटे छोटे हर तरह कंप्यूटर का हर एक पुर्जे का उनको जो पता हो, वो इनोवेटेड हो कुछ भी बनाने के लिए। कम से कम जो है जो ऐप बन रहे हैं उनकी जो है उनको जो है ट्रेनिंग मिल सके, कोडिंग उनको सिखाई जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साथ साथ में क्या है, एक और भी है, सिलाई कढ़ाई, वोकेशनल एजुकेशन, ये भी 6 से ही की जा रही है, ताकि वो जब +2 से निकले तो भाई ऐसा ना हो कि मेरे को मैथ अब कहाँ आएगा, हिंदी कहाँ काम आएगी, काम क्या आएगा, वोकेशनल एजुकेशन। आपने चाहे सिलाई कढ़ाई, माली बनना हो, कुछ भी करना हो, है ना, कारपेंटर का काम करना हो, तो अभी डिसाइडेड ये चल रहा है, गवर्नमेंट जो है ये डिसाइड करी कि कौन कौन से वोकेशनल जो सब्जेक्ट हैं वो इंपॉर्टेंट है, और वो सिखाए जाएंगे आपको, 6ठी से ही प्रारंभ हो जाएंगे, और इसके बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरे जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, साइंस है, मैथमेटिक्स है, आर्ट्स है, सोशल साइंस, ये साथ साथ चलेंगे, ये खत्म नहीं होंगे, ये साथ साथ आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें बात जो फोकस किया जाएगा वो क्रिटिकल लर्निंग के ऊपर। क्रिटिकल लर्निंग क्या हुआ कि ये नहीं पढ़ाया जाएगा सोशल स्टडी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है चलाया, उसमें क्या मेरिट डिमेरिट। अब ये पूछा जाएगा कि भैया अगर जो है महात्मा गांधी ने जो है उस आंदोलन का चलाकर जो है किसी दूसरा आंदोलन चलाया होता तो क्या होता, अगर वो ना होते तो क्या स्थिति आती। तो मैं क्रिटिकल कंडीशन आपको पेश की जाएगी, और आपको उसका सोल्यूशन जो है बताना पड़ेगा, ताकि बच्चे अपना गाइड में ना ढूंढे। हो क्या रहा है कि बच्चों को कोई भी चीज़ दे रही हो, बच्चा या तो मोबाइल ढूंढ रहा है या तो जो है अपनी एम्बेडेंस खोल रहा है, तो ये स्थिति ना, इसलिए उसको क्रिटिकल लर्निंग में ले जाना है। वो सोचने पर भी बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करे। तो ये प्रारंभ कब से हो रहा है, आपका 6th क्लास से ही प्रारंभ हो रहा है। और रोट जो लर्निंग है, जो हम रट्टा लगाते हैं, उसको खत्म किया जा रहा है, क्योंकि आपकी आगे की जो एग्जाम में जब भी नंबर लगाए जाएंगे तो एकेडमिक नहीं देखा जाएगा, कुछ और भी देखा जाएगा, जिसकी चर्चा आगे करेंगे। अब आता है अंतिम जो 4 वर्ष जो है वो आते हैं सेकेंडरी स्टेज के, जब आप 9वीं से लेकर 12वीं की एजुकेशन जो हासिल करेंगे। देखिए, इसमें कहा गया है एक फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज का मतलब है एक अंग्रेजी की शिक्षा भी आप जो है स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप अंग्रेजी शिक्षा ऑलरेडी ले रहे हैं तो आप किसी और फॉरेन लैंग्वेज, फ्रांस या कोई और लैंग्वेज नहीं ले सकते हैं। कहने का मतलब रीजनल लैंग्वेज होगी पंजाबी, या होगी आपकी हिमाचल में तो क्या है, मदर लैंग्वेज को ही जो है रीजनल लैंग्वेज हिंदी को ही माना जाएगा। हो सकता है संस्कृत भी हो, तो हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। ये हो गया कि 2 इंडियन भाषा होनी चाहिए, वो होगी हिंदी, संस्कृत, और तीसरी होगी फॉरेन लैंग्वेज जो होगी इंग्लिश। ठीक है, तो ये मेरा फॉरेन लैंग्वेज से ये मतलब है। फिर आता मल्टीपल सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, पहले मैं कहा था कि आर्ट्स,
लेंगे भाई, नॉन मेडिकल लेंगे या फिर आप मेडिकल लेंगे। अब ये स्ट्रीम खत्म, पूरी तरह से स्ट्रीम सिस्टम खत्म है। आप जो बायोलॉजी रख सकते हैं, आप हिस्ट्री रख सकते हैं, आप फिजिकल एजुकेशन रख सकते हैं, जो अच्छा लगे। आपने जो है कॉमर्स का कोई एक सब्जेक्ट रखना है, अकाउंटिंग से रखना है, तो वो भी उसके साथ एडिशन। मतलब अब जो स्टैंडर्ड जो खड़े होकर जो धाम खाई जाती है ना, जिसमें आप चॉइस करते हैं कि यार मैंने मीठा खाना है, कुछ और खाना है, वो आप कर सकते हैं। कोई भी चीज़ उठाइए और आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए और उसका आनंद लीजिए। तो ये सिस्टम जो है शुरू हो रहा है और ये बहुत अच्छा सिस्टम है। फिर बात कर लेते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी की जा रही है। मल्टी डिसिप्लिनरी, केवल एक ही की चर्चा की नहीं की जाएगी। ये इसको हम थोड़ा आगे ले जाएंगे क्योंकि यहाँ करना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से ये सेमेस्टर सिस्टम जो खत्म है, ठीक है जी। इसके अलावा जो है अब बात कर लेते हैं कि जितने भी आपका एनईपी जो बात करती थी अब 6 से 14 तक जो फ्री एजुकेशन की बात करती थी, वो अब बढ़ गया, उसका दायरा बढ़ गया। 3 साल से 18 साल की तक जो है इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। तब गवर्नमेंट को फ्री एजुकेशन कब से देना पड़ेगी? 3 साल से लेकर 18 तक की, मतलब +2 तक की एजुकेशन फुल फ्लाइज आपको देनी ही होगी। ये फ्री में देना पड़ेगी हर सरकार को, चाहे स्टेट के अंडर चाहे सेंटर के अंडर। फिर आप बताए बोर्ड एग्जाम के तरह आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कैसे होंगे एग्जाम। देखिए 10th और 12th के जो एग्जाम वो चलते रहेंगे एज इट इज़, लेकिन इनका महत्व कम होगा। महत्व कम कैसे हुआ कि +2 में अगर आपने जितने नंबर लिए हैं वो कहीं भी एंटर नहीं होने वाला, क्योंकि उसके बाद अगर आपने हायर एजुकेशन में जाना है, कॉलेज में जाना है, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो कम हो गया ना महत्व उसका, क्लियर हो गया। फिर सेकंड चांस एट बोर्ड्स, कि आपके मार्क्स अच्छे आए, इसलिए आपका जो है वो 2 बार पेपर होंगे, जैसे कि सेमेस्टर सिस्टम की बात हमने करी थी, ऐसा हो रहा है। हिमाचल ने इसे जो है इसी सेशन 2021-22 में शुरू कर दिया है। फिर आता है कि वो बच्चा जो किसी भी जो हार्ड सब्जेक्ट है, चाहे वो साइंस हो चाहे मैथमेटिक्स हो, उनके लिए 2 तरह के जो है वो सिलेबस होंगे। एक होगा एडवांस और एक होगा मीडियम। एक मतलब कम कठिन होगा और एक ज़्यादा कठिन होगा। और वो बच्चा जो आने वाले टाइम में साइंस पढ़ना चाहते हैं या मैथ पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए तो एडवांस कोर्स है। लेकिन जो मान लीजिए वो उसने जो है किसी लॉ में जाना है या मेडिकल में जाना है, तो उसके लिए साइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो एडवांस ले लेगा। मान लीजिए लॉ में जाना है, वकील बनना चाहते हैं, तो भाई उसके लिए ना साइंस जरूरी है ना मैथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या रखेगा? एडवांस नहीं पड़ेगा। मैथ का कौन सा पार्ट पड़ेगा? मीडियम पड़ेगा। और साइंस का भी कौन सा पार्ट पड़ेगा? मीडियम। क्लियर हो गया जी। तो इसलिए ये भी ऑप्शन आपको मिलने वाली है कि आपने एग्जाम जब देने हैं तो एडवांस लेवल का देना है या मीडियम लेवल का देना है। उससे क्या होगा कि वो अब इन विषयों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो न देकर उन पॉलिटिकल साइंस या दूसरे सब्जेक्ट जो उनको हेल्पफुल होने वाले हैं उनके ऊपर ज़्यादा जो है वो तवज्जो देगा, ज़्यादा जो है जोर देगा। और उसके लिए वो ज़्यादा जरूरी है क्योंकि उसने उसका अपना एम बना लिया है। अब आता ऑल सब्जेक्ट्स विल बी ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। ऐसे अक्सर देखा गया स्कूलों में जो हर कि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं जो फिजिक्स का हूँ, मैं फलाना। तो उसमें क्या था कि जो छोटे जो है जैसे स्पोर्ट्स के हैं या फिर जो है दूसरे लैंग्वेज के हैं, वो अपने आप को जो है वो तुच्छ सा महसूस करते थे। अब ये सरकार क्या बोल रही है या 2020 क्या बोल रही है कि उनको बराबर सेम लेवल दिया जाएगा, बराबर का, कोई छोटा या बड़ा सब्जेक्ट नहीं, सभी को बराबर का दर्जा दिया जाएगा, जो बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं नो आर्ट्स नो मेडिकल और मेडिकल, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, ये बात नहीं करूँगा। अब आता है एक और चीज़ कि आपके जब रिजल्ट्स जो तैयार होंगे तो उसमें पीयर्स और टीचर भी आपका सहयोग करेंगे। मतलब आपके मार्क्स ना केवल एकेडमिक नहीं होंगे, उसमें भाई आपके जो साथ के सहपाठी हैं वो भी आपको नंबर देंगे। सेल्फ अपने आप भी आप एनालाइज करेंगे, अपने आप पीयर्स ग्रुप जो आपके सहपाठी वो भी आपको नंबर देने वाला है। टीचर भी, टीचर के हाथ में भी है। तो इससे क्या होगा? इंटीग्रेशन की भावना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भावना जो है वो स्थापित होगी। ये भी कह रही है 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके अलावा ये कह रहा है कि स्किल सच एज एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी विल बी टॉट इन स्कूल। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ कि बच्चा अपने दिमाग से सोचे, हर बार नेट को ना करे, गूगल को ना बोले गूगल बता, बिल्कुल भी नहीं, तो वो अपने दिमाग से सोच पाए, इसके ऊपर जोर दिया जाएगा। फिर बात कर लेते हैं चेंज इन पैटर्न बाय व्हेन। देखिए अभी से बहुत सारे जो है जितने भी आपके स्टेट्स हैं अलग अलग तरह से इसको इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। जैसे हमने जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसको जो है वो स्टार्ट कर दिया है, ठीक है जी, 9th से ही ऑनवर्ड शुरू कर दिया है कि क्योंकि कहा गया इस पॉलिसी में 2 बार जो है पेपर लेंगे, सेमेस्टर सिस्टम है उसे शुरू कर लिया। तो ये पॉलिसी छोटे छोटे उसमें जो है वो तय होगी, लेकिन इसकी सीमा क्या रहेगी उसकी चर्चा बाद में करें। करिकुलम, अब करिकुलम के बारे में जो है बहुत सारे जो है शोध हो रहे हैं या बहुत सारी चर्चाएं अभी भी चल रही हैं और जल्दी ही आपका जो है करिकुलम भी तैयार होगा। जो इस पॉलिसी में कहा गया उसी तरह का जो है वो करिकुलम आपको दिया जाएगा। और दीक्षा जैसे पोर्टल इसमें काफ़ी हेल्प जो है वो कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी टीचर की कर रहे हैं। अब आता है अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल बाय 2025। ये बड़ा टारगेट रखा गया है प्राइमरी एजुकेशन में 2025 तक पूरी तरह से 100% बच्चों को जो है वो पढ़ाया जाना। और कैसे पढ़ाया जाना? अच्छी तरह से, बड़े स्वाभाविक तरीके से बच्चे जो है वो पढ़ पाएँ। और इसके लिए क्या कि हर टीचर जो है इतने बच्चों को पढ़ाएं कि वो सभी बच्चों को जो है वो देख पाए, उनको जो इंडिविजुअल जो है वो पहचान कर पाएँ। तो इसलिए जो है जो रेशो रखी गई टीचर और पीपल्स की वो रखी गई 30:1, मतलब 30 बच्चों को ऊपर जो है एक टीचर को नमनित किया जाएगा। क्लियर होगा? इससे ज़्यादा नहीं होगा। और जहाँ पर बैकवर्ड जो एरियाज़ हैं वहाँ पर 25 और 1 की रेशियो जो है वो स्थापित की जाएगी, ठीक है जी। इसके लिए
मैं फिर से कह रहा हूँ कि चाहे रीडिंग हो, राइटिंग हो, स्पीकिंग है जो अब ख़त्म हो रही है। एक समय जो बच्चा जो है स्पीकिंग पावर बड़ी अच्छी थी, क्योंकि पहले के टीचर उनको खड़े होकर बुलाते थे। तो इन चीज़ों के ऊपर फिर से जो गौर फरमाया जा रहा है। अब उनको कहा गया है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, अकाउंटेंसी या अर्थमेटिक, मैथमेटिकल, ये सब बेसिक जो नॉलेज है वो उनके ऊपर जो है चर्चा हुई है। और उनको बड़े स्टार्ट में ही आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारी चीज़ों का ज्ञान जो है, बेसिक चीज़ों का ज्ञान ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, देना शुरू कर दिया जाएगा। और दीक्षा पोर्टल इस संदर्भ में काफ़ी काम जो है कर भी रहा है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात, GER की बात हो रही है 2035 तक। देखिए 2035 तक क्या बोल रहा है कि 2035 तक जो है सेकेंडरी स्कूल में 100% जो है वो एनरोलमेंट कर दी जाएगी। कोई भी बच्चा जो है सेकेंडरी एजुकेशन की जो है वो पूरी तरह से पास करके ही जाएगा, ये सरकार मान रही है। और देखिए अभी करंट में क्या चल रहा है, 56.5% जो है लोग ही 1000 में से 565 बच्चे ही कहाँ जा रहे हैं, सेकेंडरी एजुकेशन की शिक्षा लेने के लिए। तो इसको 100% जो है किया जाएगा। क्लास 11th और 12th की बात यहाँ पर चल रही है। तो इसी तरह से हायर एजुकेशन की बात करें, केवल 50% का आंकड़ा जो जो टारगेट रख, लेकिन बहुत बड़ा है। क्योंकि अभी देखिए अभी क्या चल रहा है, 26.3, 1000 में 263 बच्चे ही हायर एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन जो है वो लेते हैं। तो कितना पिछड़ा हुआ है भारत एजुकेशन के मामले में। और ये कहना जरूरी है कि कोई भी देश विकसित देशों की श्रेणी में तभी आया जब उसने अपनी शिक्षा को जो है अच्छा किया है। तो भाई 50% का लक्ष्य जो रखा गया है, कहने का मतलब टीचर्स के लिए खुशखबरी की बात है कि इतने बच्चे, लगभग 3 करोड़ के करीब जो है बच्चों की संख्या बढ़ती है हायर एजुकेशन और इतनी ही सेकेंडरी में। अब इतने बच्चों को फिर लाया जाएगा, धारा में जोड़ा जाएगा, तो कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना पड़ेगा और कितने टीचर को भी अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आने वाले समय में टीचर्स की बहुत सारी वैकेंसी जो है वो मिलने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं लैंग्वेज के ऊपर। 3 भाषा का फार्मूला जिसको हम पढ़ चुके हैं, और मैंने कह दिया 2 होंगी इंडियन और 1 होगी इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये इसके बारे में ज़्यादा चर्चा मैं नहीं करूँगा। क्रिटिसिज्म आ रहा है कि ये जो 3 भाषा का जो फार्मूला है वो क्या कर रहा है कि अनइक्वल लर्निंग जो है इन प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स। क्योंकि यहाँ पर क्या बात हो रही है, वट एवर पॉसिबल। क्योंकि आपको मालूम है कि पहले भी इसके ऊपर जो है वो बहुत बड़ा जो है वो दक्षिण भारत से जो है वो उग्र विचार जो आ चुके हैं। इसलिए जो है सरकार इस मामले में नहीं है कि हिंदी को ज़्यादा तवज्जो, तो इसलिए उन्होंने कहा 3 भाषा, 2 इंडियन और 1 जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो वट एवर पॉसिबल सरकार जो है, चाहे वो सेंटर की बात करें चाहे वो आपका राज्य सरकारें हैं, वो अपने बलबूते पर कुछ भी डिसीजन लेने के लिए मैंडेटरी नहीं है। क्लियर हो गया जी, मैंडेटरी नहीं है। तो यही क्वेश्चन है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे तो मान जाएंगे क्योंकि सरकार का आदेश है, लेकिन प्राइवेट वाले नहीं मानने वाले हैं। इससे क्या होगा, अनइक्वल लर्निंग। कुछ जो है मंडाली में, सॉरी आपका जो है वो हिंदी में पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ जो है बच्चे क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं। तो ये फर्क आने वाला, अनइक्वल पैटर्न जो शुरू हो रहा है। एक और कि आंध्र प्रदेश जैसी जो स्टेट सरकार है, उन्होंने अब जो है प्राइमरी से ही इंग्लिश को जो है भाषा बना लिया है। मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो है किसे चुन लिया गया है, इंग्लिश को। तो जो आंध्रा में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी स्टेट से, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो केरला हो, उनसे ज़्यादा बेटर एजुकेशन बोलेंगे। तो क्या नौकरी को उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी या वो जिनका नॉलेज ज़्यादा अच्छा है? तो ये तो भविष्य ही बताने वाला है। इसके अलावा क्लास डिवाइड विल बी फर्दर। ये क्लास डिवाइडेशन है कि कुछ अब तक भी ऐसे ही था कि अलग अलग तरह के स्कूल हैं। बड़े स्कूल जो स्थापित हैं, बड़े बड़े लोगों के, बड़े घरानों के लोग, मिनिस्टरों के लोग जो है अलग स्कूलों में पढ़ते हैं। देखा आपने कभी जो है मिनिस्टरों का बच्चा एक आम स्कूल में पढ़ते हुए? बिल्कुल भी नहीं। या बड़े अधिकारी का बच्चा। तो ये जो क्लास जो डिवाइडेशन है ये लगातार जारी रहेगी। इस पॉलिसी में भी जो है ऐसा ही नजर आता है। इंग्लिश इज द डोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट, साइंस और टेक्नोलॉजी। मैंने पहले ही कहा था अंग्रेजी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट के लिए बहुत जरूरी है, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए। और इसी बलबूते पर भारतीय जो है विदेशों में, मोदी जहाँ जाते हैं विदेशी वहाँ मिलते ही हैं। किसके बलबूते पर? इसी इंग्लिश लैंग्वेज के बलबूते पर। तो भाई जब आप अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे, पहले से शुरू नहीं करेंगे, तो कहीं हम इसमें इंटरनेट 21वीं शताब्दी की बात है उसमें पिछड़ तो नहीं जाएंगे। तो ये भी एक जो है क्रिटिसिज्म है। व्हाट अबाउट चिल्ड्रन ऑफ पीपल इन द ट्रांसफरेबल जॉब, कि ट्रांसफर किसी की हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो कभी हिमाचल में, कभी जो है तमिलनाडु में। तो सोचिए एक बच्चा हिमाचल में हिंदी की और संस्कृत पढ़ रहा था, अब उसको तमिलनाडु में जाकर जो है एक तमिल पढ़ना पड़ेगी, कोई और भाषा। तो सोचिए आप वो बच्चा क्या, कितना मानसिक जो है उसके ऊपर दबाव पड़ेगा। तो ये भी जो है इसका क्रिटिसिज्म है। चलिए बात कर लेते हैं कॉलेज एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम की। मैंने कहा था ना कि +2 का एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बल्कि इसकी जगह क्या होगा, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके लिए आपको जो है क्या देना पड़ेगा, कॉमन जो है एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। किसके? ये कौन डिसाइड करेगा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो इसको फ्रेम करेगी और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो मानक तय करेगा किसको एडमिशन बनने वाला। और ये वर्ष में 2 बार जो है इसका इंतजाम भी, जैसे टेट 2 बार होता है ना, वैसे ही इसको भी 2 बार किया जाएगा, ताकि बच्चा दूसरी बार, अभी नहीं आया नंबर तो अगली बार उसको दे पाए और एडमिशन ले सकें बिना 1 साल गवाए। ठीक है जी। क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है कि इसको भी मैंडेटरी नहीं किया गया है। तो इसका मतलब यूनिवर्सिटीज़ अपना जो
कॉमन टेस्ट है उसको भी जो है वो लीगल कर सकती है। तो फिर क्या कहाँ रही बात। तो इसलिए जो प्राइवेट है उनको बांधा नहीं गया है, ये इसका क्रिटिसिज्म है। फिर आता है एक और चीज़ कि हायर एजुकेशन जो है के लिए एक ही जो है वो बॉडी जो बनाई गई जिसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से HECI के नाम से जो जाना जाएगा। और अब तक जितने भी चाहे UGC था AICTE था चाहे NCTE था, इनको खत्म कर दिया जाएगा और इनकी जगह एक ही बॉडी होगी, सिंगल बॉडी होगी जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन इसके अंडर 4 अलग अलग जो है वो लीगल जो बॉडीज होंगी जो अलग अलग तरह से 4 चीज़ों को अलग अलग तरह से देखेंगी। जैसे पहली बॉडी कहा गया है NHERC, इसका काम क्या होगा, रेगुलेशन को देखना। जितने भी कॉलेजेज हैं यूनिवर्सिटीज हैं उनको रेगुलेशन, इसको रेगुलेट किया जाए कि नहीं किया जाए, सही है कि गलत है। जनरल एजुकेशन काउंसिल जो है GEC, ये बॉडी का देखेगी स्टैंडर्ड सेटिंग करेंगे, जो स्टैंडर्ड है यूनिवर्सिटी का क्या वो है या नहीं है। इसके अलावा हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल जो है देखेगी फंडिंग करेंगी। और नेशनल जो एक्रेडिटेशन काउंसिल है वो क्या करेगी, एक्रेडिटेशन जो है के मामले में जो है वो मतलब कि उनको लीगलाइज किया जाए एक तरह से, गवर्नमेंट के जो नियम है उनके तहत उसको जो है वो स्थापित करें या ना करें, वो डिसीजन जो है वो लेगी। तो इस प्रकार से 4 बॉडीज जो है इसी के अधीन रहेंगी, किसके, हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया के, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के। ये कहता है फेजिंग आउट ऑफ द एफिलिएशन ऑफ कॉलेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस प्रकार से अब तक जो सिस्टम है वो कहता कि विभिन्न कॉलेजों को जो है वो एफिलिएशन लेना होती थी, लेकिन अभी ये पॉलिसी बोल रही है कि 15 सालों के अंदर जो है जितने भी जो एफिलिएशन का कार्य है वो खत्म हो जाएगा और सभी को स्वायत्तता मिल जाएगी। ऐसा भी किया जा रहा है, उनको ज़्यादा दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ऑटोनॉमी दी जाएगी। और ऑटोनॉमी की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें भी क्रिटिक्स में आती है जिसकी चर्चा बाद में करेंगे। रिफॉर्म्स फॉर HIE मतलब हायर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी चर्चा कर लेते हैं। एक तो मूविंग टुवर्ड्स अ हायर एजुकेशन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द लार्ज मल्टीडिसिप्लिनरी, याद रखना मल्टीडिसिप्लिनरी। अब कह रहा है कि जितने भी कॉलेजेज हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जो है मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा। मतलब क्या है कि जैसे IIT खड़गपुर की बात करते हैं, वहाँ केवल IIT से संबंधित जो है वो पढ़ाई, इंजीनियरिंग के ही विषय पढ़ाए जाते हैं। अब वो कहाँ जा रहा है कि ह्यूमैनिटीज़ के भी पढ़ाए जाए, क्योंकि भाई आपने देखा होगा चाइना में जो लोग बैठे हैं इंजीनियर, वो क्या कर देते हैं, बहुत सारे देशों की जो है वो हाइक कर देते हैं साइटें, कितना नुकसान होता है। तो उनमें क्यों करते हैं वो, क्योंकि उनमें ह्यूमैनिटीज़ नाम की चीज़ नहीं, तो उनको सिखाया जाए, इस तरह के विषय भी दी जाए। इसका तर्क जो इस तरह से दिया जा रहा है कि अच्छे मानव जो है तैयार किए जाए, इसलिए जो है क्या किया, मल्टी डिसिप्लिनरी। कुछ इसका कहते हैं कि अगर मल्टी डिसिप्लिनरी आपको बनाएंगे, IIT को भी मल्टी डिसिप्लिनरी, तो सोचिए आप जो स्पेसिफिक क्वालिटी इसमें आना, मान लीजिए किसी ने जो है कोई जो हार्ट का पेशेंट है उसके लिए हिस्ट्री क्यों जरूरी है पढ़ना, वो तो भाई उसी में ही दक्ष होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। लेकिन इसका सोचना अलग है कि अच्छे इंसान बनाना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है मल्टी डिसिप्लिनरी जो है वो माना जाएगा। फिर इसके लिए जो है टारगेट फिक्स किया गया है वो है 2040 तक जो है ये सारा कार्य जो है कर लिया जाएगा। एटलीस्ट 1 यूनिवर्सिटी शुड बी इन, ये भी बात कही गई कि चाहे एक डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट को नज़दीक कम से कम 2 डिस्ट्रिक्ट के पास क्या होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, अच्छी वेल फर्निश जो यूनिवर्सिटी जो है स्थापित की जाएगी इस पॉलिसी के तहत। तो कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हर डिस्ट्रिक्ट के पास आने वाला है, एजुकेशन के ऊपर कितना तवज्जो दी जा रही है, ये पॉलिसी जो बता रही है। ठीक है जी। तो जितने भी हमारे लैंग्वेज के जो है, लैंग्वेज का देखिए कहा गया है कि लोकल जो लोग हैं जो उस लैंग्वेज में दक्ष है उनको भी जो है वो जगह दी गई कि उनको ज़्यादा जो है वो प्रमुखता दी जाएगी प्राइमरी एजुकेशन में। तो हर प्रकार के लोगों का जो है ख्याल रखा गया है। ठीक है जी। अगर रिसर्च की बात करें, क्योंकि रिसर्च पे ही जोर दिया जा रहा है, आप देखेंगे आप जो है ग्रेजुएशन लेवल पर जो है जो डिग्री बढ़ा दी गई, 3 साल का कोर्स 4 कर लिया रिसर्च के ऊपर, तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को जो है और मजबूत बनाया जाएगा। और इसके तहत जो है न केवल जो है गवर्नमेंट बॉडी बल्कि बाहर के जो विदेश आने वाले जो कोई भी है वो उनको जो है उनको अपना जो है अनुदान दे सकते हैं रिसर्चेज के लिए, जैसे कि बाहर विदेशों में होता है। और यहाँ पे गवर्नेंस क्या बोल रही है कि लाइट बट टाइट के मेथड पर, रेगुलेशन के ऊपर जो है ये काम जो है होगा, लाइट बट टाइट। फिर बात कर लेते हैं अंडर ग्रेजुएट डिग्री में क्या होगा। अब तक हमने स्कूलों की ही बात करी, अब अंडर ग्रेजुएट मैंने कहा था ना कि वैसे देखिए आपको अब तक का क्या सिस्टम था, 3 जो है ग्रेजुएशन में लगती थी और 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन लगते, कुल कितने हो गए 5 वर्ष। अब क्या है, अब जो है ग्रेजुएशन के लिए 4 वर्ष रख दिए गए हैं, 1, 2, 3 और 4। लेकिन भाई क्या चेंज है, चेंज ये है कि पहले क्या होता है कि वो बच्चा जो है मान लीजिए हिस्ट्री लेके चला गया, उसने पहली साल कर ली, लेकिन उसको लगा भाई ये हिस्ट्री तो गलत हो गया, मुझे तो मैथ लेना चाहिए था, तो उसने छोड़ दिया और चला गया मैथ में। लेकिन ये जो 1 साल उसने किया ये बर्बादी में चला जाता था। क्लियर होगा, या हो सकता है वो कितना पैसे उसके पास नहीं रहे इसलिए जो उसने इसको छोड़ दिया, लेकिन बाद में उसको जब भी ग्रेजुएशन करना पड़ी होगी, मान लीजिए 3 साल का कोर्स कर लिया, 2 साल का कोर्स कर लिया, उसको छोड़ना पड़ा, लेकिन जब वो फिर से आना चाहे तो आ नहीं सकता था, उसे फिर से फर्स्ट ईयर से शुरुआत करना पड़ती थी। अब ऐसा नहीं रहा, अब कहा 1 साल में अगर आप कोई भी कोर्स करते हो तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जब भी आप आएँ तो आपका ये नहीं शुरू होगा, आपका इस दूसरे साल वाला एडवांस कोर्स जो है वो शुरू होगा। तो बच गया ना साल, तो इस तरह से ये बचने का। फिर
दूसरे साल 2 साल का जो करेगा उसको कहा जाएगा एडवांस डिप्लोमा, 3 साल का जो करेगा उसको कहा जाएगा बैचलर डिग्री। मतलब आपने को कंपीटेटिव एग्जाम में बैठना तो 3 साल का काफ़ी है, आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठ जाइए किसी एग्जाम में तो आपका 3 साल का। लेकिन अगर आपने उसी पढ़ाई में उसी सब्जेक्ट को आगे भी ले जाना है पोस्ट ग्रेजुएट तक, तो भैया आप 4 साल की जो है वो कर लीजिए बैचलर डिग्री विद रिसर्च। विद रिसर्च याद रखिए, हिस्ट्री लिया है और आपने को जो है इतिहास का कोई जो है रिसर्च कर ली और वो पास हो गया तो आप माना जाएगा कि आपने 4 साल का जो है डिग्री हासिल की विद रिसर्च। क्लियर होगा? इससे फायदा क्या रहेगा वो आगे बताने वाला हूँ। तो भाई इससे क्या है, अब इस तरह का जो सिस्टम था उससे क्या शुरू किया गया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है शुरू करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कि आपका एक डिजिटल जो अकाउंट बनाया जाएगा, जैसे कि आपका बैंक में अकाउंट होता है और उसमें आपका हर एक अकाउंट चाहे वो सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा है, उसके कितने कितने नंबर मिलने वाले हैं उसको में डाल दिए जाएंगे। तो ये देखा जाएगा जब कभी भी कोई भी गवर्नमेंट जो है आपका बायोडाटा निकालेगी आपके नाम से, तो आपके क्रेडिट पता लग जाएगा कि आपके जमा कितने की, आप कितने एजुकेटेड हैं, कितने क्वालिफाइड है। तो भैया इस तरह से आपका जो है वो हिसाब किताब रखा जाएगा। क्लियर हो गया जी? फिर आता है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन की गई वो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स। भाई अब तक तो 2 साल का था, अब 4 साल का कितना खतरनाक हो? बिल्कुल नहीं, अब खतरनाक नहीं, बिल्कुल सही आ गया। देखिए कैसे, अब वो बच्चा जो टीचर बनना चाहता है वो 12वीं से ही सीधा चला जाएगा, 4 साल का इंटीग्रेशन कोर्स करेगा, टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएगा। पहले क्या था ग्रेजुएशन करो, बिल्कुल भी नहीं है। अब 12वीं के बाद जो 4 साल का कोर्स करेगा और खत्म। मान लीजिए कोई बैचलर कर रहा है, डिग्री कर रहा है, मैंने कहा ना 3 साल का काफ़ी है उसके लिए। अगर वो 3 साल के बाद जाना चाहता है, 3 साल के कोर्स करने के बाद तो उसको जो 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा, 4 साल का नहीं होगा बीएड का, उसके लिए केवल मात्र 2 साल की। और जिसने 4 साल का कोर्स किया है बैचलर डिग्री विद रिसर्च, उसके लिए केवल मात्र 1 साल में ही कोर्स होगा और वो बीएड भी कर लेगा। क्लियर होगा? कितना अच्छा हो गया। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अगर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उसके लिए भी 1 साल का ही कोर्स रहेगा बीएड के लिए। क्लियर होगा ना? तो कितना सही और साइंटिफिक जो है मेथड शुरू हो गया। अब आता मास्टर ऑफ फिलोसफी, इसको पूरी तरह से बंद कर दिया है। अभी जो है 23 फरवरी को जो है हमारी मीटिंग हुई है शिमला में, और जिसमें पूरी तरह से एमफिल को खत्म कर दिया। अब कोई एडमिशन नहीं होंगे और जो एडमिटेड है उनको जो है समय निर्धारित कर दिया गया है, समय दे दिया गया, वो एमफिल की डिग्री पूरी तय कर लेंगे। और लेकिन अब किसी को एडमिशन जो एमफिल की नहीं मिलने वाला, इस कोर्स को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब क्या किया गया है अभी, अब इसको खत्म कर दिया गया है। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी खत्म हो गई है, तो अब इसके लिए क्या गया, आप जो है पीएचडी का कोर्स कैसे, क्योंकि अब सीधा ही अब बीए या एमए वगैरह कुछ भी नहीं है, एमएससी वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो अब कैसे हो जाएगा, पहले आप जो है ग्रेजुएट होंगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, फिर आप पीएचडी कर सकेंगे। लेकिन देखिए तरीका क्या रहेगा, अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएट डिग्री करी है तो आपको जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए करना पड़ेगी 1 साल की। आपकी 2 साल की नहीं रहेगी पोस्ट ग्रेजुएशन, 1 साल। टोटल कितने हो गए, 5 साल। तो 5 साल ही है मेथड, लेकिन तरीका बदल गया। 3 साल की अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो भाई आपको 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा, किसके लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का। क्लियर है? तो आप यहाँ से छूट नहीं सकते, आपको छूट नहीं है, 2 साल, 5 साल तो आपको करना ही होंगे। और उसके पश्चात आप पीएचडी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से पीएचडी जाने का माध्यम ये रहा। अब एक और कहा गया है इस पॉलिसी में कि फॉरेन कॉलेज, फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है, टॉप की 100 जो यूनिवर्सिटी जो है वो भारतवर्ष में अपना कैंपस खोल सकती हैं। उनको स्वायत्तता दे दी जाएगी या ईजी बनाया जाएगा कि वो अपने जो है यहाँ पर खोल सकें। ये पिछली सरकार भी लेकर आई थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी जो है इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। वो इसलिए भी क्योंकि मान लीजिए बाहर से कोई आता और फिर वो भाग जाते हैं तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी। लेकिन अब भी सरकार जो सोच रही है, तो ये जो है 100 यूनिवर्सिटीज़, अब इसमें क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो इसको वैसे ही देख रहे हैं जैसे कि जो है ब्रिटिश लोग जो है मैकाले को जो है देखते हैं, उसी प्रकार से इसको भी देख रहे हैं कि ये आएंगे और हमारी एजुकेशन का सत्यानाश करके जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से हो रहा है। ये कह रहे हैं एक और चीज़ कि जो ये यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, ये लोगों का क्या कर रहा है, वैसे पढ़ाई जो क्या है ग्रांट बेस्ड चल रही है अभी, और ये हो जाएगी लोन बेस्ड। मतलब अभी तक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको सरकार जो है क्या देती थी, फंडिंग देती थी चलाने के लिए, ताकि उसमें हर प्रकार का तबका जो है वो शिक्षा ग्रहण कर सके और उन बच्चों के ऊपर फीस का ज़्यादा बोझ ना पड़े। ठीक है जी। लेकिन अब जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, नाम बहुत बड़ा है, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, अमेरिका के, अब इन लोगों के नाम इतने बड़े हैं, अब ये यूनिवर्सिटी को खर्च भी करेंगे, लेकिन ये पैसा आपसे ही लेंगे, अपने देश से लेकर नहीं आएंगे, ये आपसे ही निकालने वाले हैं। ठीक है जी। तो अब वो क्या होगा कि अब इतनी इनकी फीस होगी, उस फीस के लिए जो है लोगों का क्या लेना पड़ेगा, बैंकों से लोन पर लेना पड़ेगा, और इस प्रकार से हमारी एजुकेशन क्या बन जाएंगी, लोन बेस्ड। ये इसका क्रिटिसिज्म है। अब होता क्या है वो आगे देखने वाली बात है। फिर आता है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। जो लोग टीचर बनना चाहते हैं या जो ऑलरेडी हैं, वो समझ जाएं कि हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी आपको आनी ही चाहिए। टेक्नोलॉजी का आपका इंटीग्रेटेड पार्ट बन गया है, अब आपको आनी ही चाहिए, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। हर एक जगह के ऊपर एजुकेशन जो है, अब माना जाता है कि जो भी एजुकेशन आपकी होगी वो 25% अभी भी ऑनलाइन ही रहेगी, 25%, और आने वाले टाइम में 40% तक जो है इसको कहा गया है कि इंटरनेट के माध्यम से एजुकेशन का 40% जो है वो वर्चस्व रहेगा ही रहेगा। तो मतलब टेक्नोलॉजी में आपको दक्ष होना ही पड़ेगा। फिर आते हैं टीचर रिक्रूटमेंट की बात आती है। इसकी बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा बची है कि टेट जो होता था पहले, सेंटर टेट होता, दूसरा अब एक टीईटी के नाम से ही होगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, पूरे भारत में, और वही स्टैंडर्ड होगा कि उसी के माध्यम से आपको आना होगा। लेकिन इसके मार्क्स भी अब काउंट किए जाएंगे, मार्क्स कितने मार्क्स आपने टेट लिए हैं उसको भी जाना जाएगा, परखा जाएगा। वो भी आपके लिए जब आप जो है अपॉइंटमेंट होगी तो वो मार्क्स भी काम आएंगे। इसके अलावा
अब ये बात कर रहा है, यहीं तक बात नहीं है। अभी जो है मेरे ख्याल से 2015-16 में जो है जो हमें रिस्ट्रिक्शन जो हटा दी गई थर्ड कैटेगरी से कि वहाँ इंटरव्यू नहीं होगी, वो फिर से चालू होगी। अब जो है डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा, आपको क्लासरूम में जाना होगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा और फिर वहाँ उस डेमोन्स्ट्रेशन को देखकर आपको नंबर दिए जाएंगे, तभी आप टीचर बन सकेंगे, रिक्रूट किए जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये कितना सख्त नियम जो है वो हो गया है कि आपका पढ़ाना का तरीका भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप टीचर बन पाएंगे। ठीक है जी। एक और चीज़ कही गई है कि प्राइवेट स्कूल में भी इक्विवेलेंट जो नियम लागू होंगे उनके अलग ना टेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, और हर स्टेज में, चाहे प्राइमरी हो, जैसे कि प्राइमरी जो टीचर थे बहुत इसको जो है मना करे, टेट नहीं देंगे, लेकिन उनको देना ही पड़ेगा। इस एजुकेशन पॉलिसी करिए, हर एस्पेक्ट्स में टेट आपको क्लियर होना ही चाहिए, और 4 साल की डिग्री, बीएड की डिग्री जो है आपके पास होनी चाहिए। 2030 जो है इसके लिए रखा गया है टारगेटेड। क्लियर हो गया जी। अब आता है फाइनेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंस, जिसको जो है कोठारी कमीशन अपने समय में कहते आए हैं, और फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी में भी यही कह रही है, दूसरी भी यही कह रही है, और तीसरी भी यही कह रही है, जीडीपी का 6%, जबकि ये ज़्यादा बढ़ना चाहिए था। और दुर्भाग्य की बात तो तब हो जाती है जब हम देखते हैं कि डाटा में केवल 4.43% ही खर्च किया जा रहा है एजुकेशन, 6% पहुँच ही नहीं रही है। तो कम से कम 6% पर भी पहुँच जाए, ये भी बड़ी बात है। देखिए, किसी भी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए इस बात को, 21वीं शताब्दी की एजुकेशन अगर आपने देनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अच्छा होना ही चाहिए, और कुछ राज्य इसमें बेहतर कर रहे हैं, उनसे सीखना होगा। हमें फ्रांस जाने की जरूरत नहीं है, इंग्लैंड जाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने ही इसी देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनसे हम सीख कर जो है इसको जो है वो लागू कर सकते हैं। तो जरूरी है एजुकेशन में, फिर से कह रहा हूँ, एजुकेशन में बेहतर करने के बाद ही हम ऊंची श्रेणी में आ सकते हैं, जो हम सोच रहे हैं कि हम जो है फलाने समय तक जो है वो क्या बन जाएंगे, विकसित देश। तो ये पॉसिबल तभी है जब हम एजुकेशन में अच्छा करेंगे। क्रिटिसिज्म क्या है, 1986, 1968 और कोठारी ये सभी कह रहे हैं कि इतना होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। अभी की जो 2018 की बात करें तो इंडिया का जो है 4.1 जो है वो प्रतिशत हमने जीडीपी का खर्च किया एजुकेशन के ऊपर, जबकि दूसरे विकसित देशों के देखिए ये स्टैटिक्स है आपका। अब आता है सम अदर इंपॉर्टेंट फीचर जो है कुछ, कि आपका स्कूल का जो कॉम्प्लेक्स है वो अडल्ट एजुकेशन के ऊपर भी जो है वो फोकस करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं घटनाएं दिनों दिन जो बढ़ती जा रहे हैं, जो लड़का और लड़की में जो मतलब एक तरह से हमें कहें कि हमने जितना इनको छिपा के रखा है वो उतना ही हर कुछ कर रहे हैं सोसाइटी में। तो इसलिए कहा है कि उनको एजुकेट किया जाए, उसके संदर्भ में उनको जागृत किया जाए, इसलिए जो है आपके इंस्टीट्यूट उसके लिए भी यूज़ किए जाएंगे। इसके अलावा मोर फोकस ऑन वोकेशनल स्टडीज, जिसको हम छूट गया है, वोकेशनल की बात ये क्या कर रहा है कि हर प्रकार के वोकेशनल, चाहे क्राफ्ट्स हैं या कारपेंट्री है, इलेक्ट्रिक वर्क है, जो मेटल वर्क है, गार्डनिंग है, पोट्री मेक, हर प्रकार के एस्पेक्ट्स जो है वो लिए जाएंगे स्कूलों में, उनको पढ़ाया जाएगा। एटलीस्ट 50% learners through the school and higher education system shall have exposure to vocational education by 2025 तक का टारगेट जो है रखा गया है कि कम से कम एटलीस्ट 25% जो है वो लर्नर जो है वोकेशनल एजुकेशन से जो है दक्ष होंगे। ये बड़ा टारगेट है, ठीक है, क्योंकि माना जा रहा है कि अब तक हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम था, 12वीं पास बच्चा जो होता था तो उसके पास जो एजुकेशन थी वो उनको इस काबिल नहीं थी कि वो उस एजुकेशन को लेकर जो है कोई नौकरी हासिल करे, लेकिन अब वोकेशनल एजुकेशन के साथ लेकर वो अब दक्ष हो सकता है और अपना 2 वक्त का खाना जो है वो वहाँ से निकाल सकता है। एक और है कि 10 डेज का जो बैगलेस जो पीरियड जो निश्चित किया गया है, उसमें क्या करेंगे बच्चे, उसमें क्या बोला गया है कि एक्सपर्ट्स जो जितने भी उस मान ली कारपेंटर का किसी ने जो है रख लिया है, तो कारपेंटर के पास वो 10 दिन जाकर जो है वो सीखेगा। और जबकि होना क्या चाहिए, तो उस कारपेंटर को स्कूलों में, इंस्टीट्यूशन में ही बुलाया जाना चाहिए, ताकि उसको भी लगे कि मेरा भी एक रुतबा है, स्थान है सोसाइटी में, इसलिए। लेकिन ये बोलते हैं क्योंकि बच्चों को जो है प्रैक्टिकल नॉलेज देना, और प्रैक्टिकल नॉलेज हम स्कूलों में नहीं दे सकते हैं, बल्कि हम कहाँ दे सकते हैं, जहाँ उसका अपनी जो है वो दुकान है या वर्कशॉप है, वहाँ पर दे सकते हैं। तो ये व्यवस्था। इसके अलावा इंटर्नशिप, जैसे कि जो है जितने भी इंटर्नशिप के जो कोर्सेज, मतलब आपका चाहे वो बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा तो उनके जो है छुट्टियों में इंटर्नशिप लगाई जाती है, वैसे ही बच्चों की भी यहाँ लगने वाली है 6 to 12 के बच्चों के लिए। इसके अलावा जो एफिलिएशन ऑफ कॉलेज की बात हो चुकी है, 15 साल के बीच में खत्म की जाएगी। एक्शन अगेंस्ट टीचर्स के ऊपर, जो टीचर नहीं पढ़ाते हैं, पोरली जिनका जो है उनको ऊपर सख्त किया जाएगा। इंस्टीट्यूशन की भी बात की गई, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो घटिया प्रकार की जो एजुकेशन देते हैं टेक्नोलॉजीज का, उनको खत्म कर दिया, होने भी चाहिए। देख लीजिए सराउंडिंग में कितने जो है आपके जो है वो चाहे वो आपके इंजीनियरिंग कॉलेज हो, दुनिया भर के हैं, लेकिन क्या हर एक बच्चा जो इंजीनियर बन पा रहा है? बहुत बुरे हाल है, तो खत्म किए जाएंगे। ऑटोनॉमी दी जाएगी यूनिवर्सिटीज़ को, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव, एकेडमिक तौर पर, फाइनेंशियल और ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, तीनों स्तर पर उनको जो है ऑटोनॉमी दी जाएगी, ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बोल रही है। ग्रेडेड ऑटोनॉमी मॉडल्स स्थापित किए जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ में। कैसे कि 3 तरह की यूनिवर्सिटी स्थापित, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। इसका मतलब टाइप 1 यहाँ पर जो है जो सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, वो एक तरह का स्थापित है कि हर कोई चाहेगा टाइप 1, लेकिन जो है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है वो कहाँ पहुँचेगा टाइप 1 में। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं जो क्रिटिकल जो है या क्रिटिक्स में के उसमें आ रही है। फिर बात कर लेते हैं कि बच्चे का जो रिपोर्ट कार्ड है वो 360 डिग्री ओवरऑल पर्सनैलिटी देखी जाएगी कि बच्चे ने क्या, इसके अलावा एकेडमिक के अलावा दूसरे स्तरों में भी है। दूसरे स्तर क्या होंगे कि उसका दोस्त उसके बारे में क्या सोचता है, या उसके
लोक भलाई के लिए उसने कुछ ऐसा किया हो जो एग्जाम्पलरी हो, मार्क्स दिए जाएंगे। उसका टीचर उसके बारे में क्या सोचता है, मार्क्स दिए जाएंगे। तो हर एक एस्पेक्ट्स को जो है ध्यान में रखकर ही उसको जो है नंबर दिए जाएंगे। तो ये हुई ऑलरेडी मतलब ऑल ओवर जो डेवलपमेंट की बात हो रही है वो इस माध्यम से। फिर स्टूडेंट कैन टेक द एग्जाम इन द लैंग्वेज ऑफ हिज चॉइस। उसकी जो भी चॉइस है जिसमें वो देना चाहता है वो उसमें दे सकता है। अभी भी ये शुरू है, कोई इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में दे सकता है, हिंदी है तो उत्तर भारत में दोनों लैंग्वेज में वो पेपर दे सकता है। फिर आता है सीईटी सिस्टम, जो हमने बात करी कि जो बच्चा 12वीं से निकलेगा वो एक जो है एप्टीट्यूड टेस्ट देगा +2 के बाद, उसी आधार पर जो एडमिशन उसको मिल जाएगी। इसकी चर्चा हो चुकी है। फिर बात करते हैं फ़ी की, कि जो प्राइवेट स्कूल वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी फीस बढ़ा देते हैं। अब गवर्नमेंट ने इनके ऊपर चेक लगाया है और उन्होंने कहा कि मैक्सिमम सीमा निर्धारित कर दी जाएगी कि वो उसकी कितनी फीस होनी चाहिए और उससे ज़्यादा वो नहीं ले पाएगा। ये तो आने वाला समय है कि वोकेशनल एजुकेशन भी शुरू हो गई है। वो स्कूल जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, एक ड्रेस मंगवानी हो उसके लिए भी पैसा आपसे ही लेते हैं, क्या वो वोकेशनल एजुकेशन के नाम पर कितना पैसा आपसे वसूलते हैं, ये आने वाला समय जो है बताएगा। द स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू मेक अपॉइंटमेंट्स ऑफ द टीचर इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम्स। ये कहा गया दिशा निर्देश इसी पॉलिसी में कि जल्दी से जल्दी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अच्छे टीचरों को जो है वो काउंसिल करेगी, बुलाएगी। अब ऐसा नहीं होगा कि जो है एग्जाम जो है वो छोड़ दिया, ऐसा हो गया। इसके ऊपर जोर दिया जाएगा कि जो है रेगुलर अपॉइंटमेंट हो। ये कहा गया कि कोई हेड ऑफ, कोई फलानी, कुछ भी किसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे, उनको परमानेंट जो है वो दी जाएगी। और इसके अलावा एक बात और कही गई है कि टीचर से, मैं क्योंकि अब टीचर के ऊपर आ गया हूँ पूरी तरह से, टीचर से किसी और तरह का काम बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। टीचर से केवल टीचर का ही काम जो है वो लिया जाएगा। ये भी बात जो है पॉलिसी कहती है। इसके अलावा जो है डिजिटल लाइब्रेरी की बात करती है और स्कूल में लाइब्रेरी की बात करती है। इसके अलावा एजुकेशन विल फोकस ऑन 4 पॉइंट्स की, क्या है, समग्रता की बात हो रही है, एकीकृत की बात होती है, रुचिपूर्ण की बात हो रही है और क्रियाशीलता मतलब गतिविधि आधारित जो शिक्षा, उसके ऊपर बात जो यहाँ पर हो रही है। इनके ऊपर फोकस जो किया जाने वाला है। इसकी चर्चा काफ़ी लंबी हो गई है। फिर आता है क्रिटिकल थिंकिंग, जो भी ये भी बात हो चुकी। अब मिड डे मील की बात भी करना जरूरी रहेगी, क्योंकि अब सरकार ये नहीं बोल रही केवल मिड डे मील देना, वो कह रही है कि आपको ब्रेकफास्ट भी हम यही स्कूल में करवाएंगे, तो इसके लिए भी तैयार रहना होगा। 10 दिन का बैकलेस जो डे है उसकी बात हो चुकी है। अब रहता है स्टार्ट लर्निंग कंप्यूटर कोडिंग फ्रॉम 6th क्लास। सोचिए कि जो +1 में जो है बच्चा जो है जिसके बारे में सोचता था, अब 6th में ही वो स्टडीज को करवाई जाएंगी। अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे जो है वो ऐप तैयार होते हैं, मतलब कंप्यूटर एजुकेशन की ही नहीं और सब्जेक्ट्स के भी। तो वो बच्चा जो है, एक ऐसा बच्चा जो चाइना में पैदा होता है और एक जापान में तैयार होता है, उसी तरह से सोचा जा रहा है कि वो बच्चा भारतवर्ष में इसी तरह का पैदा, उसकी एजुकेशन इसी तरह से हो। ये लेकिन बिग पिक्चर्स क्या है, देखने वाली पॉलिसीज बनती हैं। और मैं ये कहता हूँ कि पॉलिसीज जब आती है तो ज़रूरी नहीं है कि पॉलिसी अच्छी हो तभी कोई अच्छा होता है। पॉलिसी के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं। आपने देखा होगा 2000 से लेकर 2005 के बीच में माध्यमिक और प्राइमरी का जो है वो सिलेबस बदल दिया गया। 2009 में जो फंडामेंटल राइट इसको बना दिया गया। तो गवर्नमेंट चाहे कभी भी जो एजुकेशन में आकर कुछ भी कर सकती है, जरूरी नहीं है पॉलिसी के माध्यम से ही होता है। लेकिन अब बिग पिक्चर क्या है कि क्योंकि आपको मालूम है कि इसके ऊपर जो कानून जो है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो आपके स्टेट की गवर्नमेंट है, वो दोनों ही इसके ऊपर बना सकते हैं। ये अलग बात है कि दोनों अभी तक जो है वो दोनों, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हों चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों बीच का रास्ता अपनाकर जो है चल रहे हैं। अब आगे क्या होता अलग बात है। लेकिन यहाँ पर सबसे दिक्कत आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें मैंडेटरी नहीं की गई है, छोड़ दी गई है, जो ऐसा लगता है कि उसका गलत फ़ायदा जो है उठने वाला है। और ये टारगेट जो फिक्स किया गया 2040 का, अब ये बताएगा कि 2040 के बाद स्थिति क्या होगी या उस समय तक स्थितियाँ क्या होंगी। तो अब तक मुझे जो ज्ञान मिला वो मैंने कोशिश करी कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। और किसी ने बड़े अच्छी ये कोटेशन दी है कि नो नेशन कैन प्रॉस्पर अनलेस इट्स एजुकेशन इज रिच। तो हमारी एजुकेशन रिच बने इस पॉलिसी में, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं उन सभी का जिन्होंने मुझे जो है सब्सक्राइब किया होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मुझे जो समय आपने दिया।